पीपल्स असम्बली के हल्का NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज आ रहे हैं। अभी तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कोई मोजज़ा ही तहरीक इंसाफ को बचा सकता है। नून लीग के उम्मीदवार को बढ़तरी हासिल है। अब तक 50 के करीब पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं, जिसमें नून लीग के मिफ्ताह इस्माइल पहले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल दूसरे नंबर पर मौजूद हैं, PSP का तीसरा, कलअदम TLP का चौथा, MQM का पांचवा और PTI का छठा नंबर है। हतमी नताइज तो सरकारी तौर पर ही जारी किए जाएंगे, लेकिन अगर सरकारी नताइज में भी PTI छठे नंबर पर ही हुई तो यह हुक्मरान जमात के लिए एक बड़ा अपसेट होगा, सेटबैक होगा। इससे यह तासुर मजीद पुख्ता होगा कि कराची के अवाम MQM और पीपल्स पार्टी से मायूस होने के बाद अब PTI से भी मायूस हो चुके हैं। इससे पहले फरवरी में 4 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हुए थे और तहरीक इंसाफ सिर्फ एक हल्के से जीती थी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ का और वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब साहब और नून लीग का रहनुमा जनाब तलाल चौधरी साहब। मैं दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूं और आपसे गुफ्तगू से पहले मैं जरा बताना चाहता हूं नाजरीन को कि अवाम से क्या वादे किए गए थे और जब वो वादे पूरे नहीं हुए तो फिर इसी अवाम ने क्या रिएक्शन दिया। एक रिएक्शन तो वोट के जरिए आ जा रहा है, लेकिन इसका रिएक्शन जो है वो बहुत पहले आना शुरू हो गया था। ये दोनों चीजें मुलाजा कीजिए। 6 मुख्तलिफ एरियाज हैं, 6 मुख्तलिफ ऐसे काम हैं जिनके ऊपर मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। सबसे पहला पानी, दूसरा जो एरिया है वो सीवेज ट्रीटमेंट है, गंदा पानी, उसकी निकासी है, आपका सिस्टम भी ठीक नहीं है। तीसरा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, कचरा जिसको आम जुबान में कहा जाता है। फिर जाहिर है उन नालों की सफाई का काम है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स जो हुई हुई हैं उन इंक्रोचमेंट्स को हटाने का काम है। वो सड़कें, कुछ खुसूसी सड़कें ऐसी कराची की सड़कों का भी बहुत बुरा हालात है। और आखिरी इसका हिस्सा जो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। अब ये दावे किए गए थे और ऐसे दावे किए गए थे कि जनाब चुटकियों में कल ये काम हो जाएगा, और आजकल जो दलील दी जाती है जनाब कि हम चूंकि वफाक में थे इसलिए हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे, तो भाई फिर ये दावे आपने किए ही क्यों थे? लेकिन जब ये दावे पूरे नहीं कर पाए, जब ये वादे पूरे नहीं कर पाए, तब अवाम ने अपना गुस्सा कैसे निकाला, अवाम ने क्या रिएक्शन दिया, जरा वो देखिए। सर बल्दिया में इलेक्शन जीतने के बाद वो यहाँ नजर भी नहीं आए 2.5 साल में। कोई काम उन्होंने इस बल्दिया के लिए नहीं किया, कहीं भी नहीं देखा, टीवी के अलावा कहीं नजर नहीं आते। पेशल वाड़ा को तो आज तक मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन उनका नाम सुने पेशल वाड़ा, उनका नाम सुने पेशल वाड़ा। कारकर्दगी काम किए कि पहाड़ी इलाकों में उसने लोगों को छोटे ईंट बना के लगा के दिए। बल्दिया टोल में पहले तो कोई काम उन्होंने खास नहीं किया, लेकिन इन दिनों में कुछ काम नजर आए। हम लोग उससे मुतमईन है, माशाल्लाह काम अच्छे कर रहे थे। वो ये रोड बनाया है, खाली 1 महीना चला, टूट गया, सारा पानी ले गया। वादे तो उन्होंने बहुत किए मगर पूरा एक भी नहीं किया। लोगों का दिल भरा हुआ है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। 8-9 महीना हो गया हम लोगों ने गैस नहीं दिया गया। आप देख ले पानी तो वैसे ही ऐसे भर रहे, और ये इन्होंने कहा था ये राशन बटेगा, ये कुछ भी यहाँ कुछ भी नहीं किया फैसल वाले ने। भाई पानी कचरा इतना पड़ा हुआ है। आप बताएं कैसे क्या करते थे फैसल वाले साहब? मेरे समझ में तो जीरो रही है सर, मैंने उनको देखा ही नहीं। फरूख हबीब साहब, ये इलेक्शन के दिन से बहुत पहले अवाम ने अपनी राय दी थी और आज उसी राय का इज़हार वो वोट के जरिए कर रहे हैं, और जो पोजीशन अभी तक के रिजल्ट से नजर समझ आ रही है हमें, उसमें तो बड़ी बुरी पोजीशन है। 2nd नंबर भी आपके पास नहीं है इस वक्त, आप 3रे नंबर पर भी नहीं है, आप 4थे 5वें नंबर पर कहीं फॉल कर रहे हैं। आपको लगता है, कोई उम्मीद है कि आप जीत पाएंगे इस कारकर्दगी के साथ? देखिए, बात यह है कि अभी तो हतमी नतीजा आना बाकी है। अभी तो तकरीबन 350 पोलिंग स्टेशनों में से 64 पोलिंग स्टेशनों का जो है वो नतीजा सामने आया है, और बहुत सारे हल्के अभी कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करते हैं, और एक नेशनल असम्बली की हल्का बहुत बड़ा होता है, 4-4.5 लाख के करीब उसके वोट होते हैं, 10-12 लाख के करीब उसकी आबादी होती है। तो डिफरेंट एरियाज में बात होता है कि किसी एक खास एरिया में एक खास उम्मीदवार की जो है वोट होती है, दूसरे एरिया में दूसरे उम्मीदवार की होती है। तो अभी तो जब हतमी नतीजा आएगा उस वक्त जो है वो हल्के की जो ट्रेंड है उसका वाज़े होगा कि कौन आज जो है वो जीता है इलेक्शन। लेकिन 2 चीजें बड़ी बुनियादी हैं जिसके ऊपर आज हम बात कर सकते हैं। वो बुनियादी चीज ये है, एक तो रमजान मुबारक का महीना है और रोजे होने की वजह से जो वोटर टर्न आउट है वो बहुत ही कम रहा।
जितने भी हालिया दिनों में जितनी इंतखाबात हुए उनके अंदर 35 से 40% जो है वो टर्न आउट रहा, लेकिन यहाँ पर टर्न आउट की सूरत हाल तो बहुत बुरी रही है। दूसरी जानिब आपके इल्म में है कि कोरोना भी बड़ी तेजी से फैल रहा था, उस कोरोना के खौफ से भी लोग शायद बाहर नहीं निकले और उन्होंने वोट नहीं डाला। यही वजह थी कि मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से इलेक्शन कमीशन को ये दरख्वास्त की गई थी कि इंतखाबात के इनेकाद को मौखर कर दिया जाए और किसी मुनासिब वक्त के ऊपर इंतखाबात करवाए जाए जब हालात बेहतर हों। खासतौर पर कोरोना के हवाले से आपको पता है रमजान मुबारक में लोग जो है वो अपना रोजमर्रा का जो काम है उसको भी, उसकी पेस को भी स्लो कर देते हैं, औकात-ओ-कार भी आपको पता है कि तब्दील हो जाते हैं, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और खास तौर के ऊपर जब टर्न आउट कम होता है तो हमेशा उसका फायदा जो है वो कोई ना कोई एक उम्मीदवार जो है उसका उठाता है। फारूक साहब कि यहाँ पर अभी फारूक साहब सर देखें, ये दलील तब समझ में आती जब कम से कम लीड में आप दूसरे या चले मान ले तीसरे नंबर पर होते। सर आप तो चौथे पांचवें नंबर पे कहीं फॉल कर रहे हैं इस वक्त। तलाल चौधरी साहब आपका भी सर शुक्रिया वक्त का। चौधरी साहब किस तरह देख रहे हैं आप? अभी तक मैं ये नहीं कहता कि हतमी नताइज आ चुके हैं, मगर जो ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन वो फॉल कर रही है, वो उसकी इंक्लिनेशन आपकी तरफ ज्यादा है। किस तरह देखते हैं आप मौजूदा इलेक्शन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये हमारी होम ग्राउंड नहीं है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। डस्का में, वजीराबाद में और पंजाब या इसी तरह केपी के कुछ इलाकों में तो कहा जा सकता है कि भी वहाँ हमारी जीत शायद बड़ी खबर ना हो, लेकिन कराची में हमारा लीड करना, कराची में इस वक्त आगे होना, और वो भी बाय इलेक्शन में। बाय इलेक्शन जो है उसमें हुकूमतों का बड़ा रोल होता है, ना वफाकी हुकूमत हमारी है ना सूबाई हुकूमत हमारी है, उसके बावजूद अगर हम लीड कर रहे हैं तो ये एक बड़ी खबर है। और ये दोनों हुकूमतों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। अभी फर्रख हबीब साहब फरमा रहे थे कि रमजान है और कोरोना है, यानी सिर्फ रोजे जो है वो पीटीआई वालों पर रखते हैं वही नहीं निकले, या कोरोना सिर्फ उन्हीं को है? भाई सारी जमातें हैं, सभी रमजान है, सभी के लिए टर्नओवर अगर कम हुआ है तो सबका कम हुआ है। हो सकता है मेरा वोट कम निकला हो, ये तो क्योंकि लीड मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब तो ये उस परसेंटेज से मेरा वोट कम निकला है। बाकी रही बात के चले जहां ज्यादा टर्नआउट था, डस्का में आप 2 दफा हारे, वजीराबाद हारे, आप छोड़ दे, आप उसके अलावा बलोचिस्तान हारे, वो भी, उसके अलावा सिंध में 2-3 सीटें आप हारे, चले वो भी, उसके बाद पेशावर नौशहरा आप अपने घर से वो सीट हारे जो कि वो भी एक अपसेट था। सो ये कारकर्दगी है आपकी। और कराची के साथ तो जो आपने खेल खेला है और कराची के साथ जो आपने लॉलीपॉप उन्हें झूठे दिए थे, ये उनका रिजल्ट है। हम भी हुकूमत में थे, हमारी भी सूबाई हुकूमत नहीं थी, हमने K4 दिया पानी का मंसूबा, हमने ग्रीन बस सर्विस दी, सिंध को पहली मोटरवे मियां नवाज शरीफ ने दी, हमने कराची का अमन दिया अली हैदर साहब। कराची का अमन जो था वही रेंजर्स थी, वही गवर्नर था, वही सूबाई हुकूमत थी। एक फर्क था मियां नवाज शरीफ और उसकी कमिटमेंट का। कराची का अमन दिया, हमने तो काम करके दिखाया है। तो साहब ये जो वोट आपको ज़िमनी इलेक्शन में मिल रहे हैं और खासतौर पे ऐसी जगहों पे जो कि आपने खुद कहा आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था, आपको लगता है जनरल इलेक्शन में इस सपोर्ट को आप कैपिटलाइज कर पाएंगे आगे और फिर बड़े पैमाने पे ऐसी जगहों पे आपको विक्ट्री मिल पाएगी? जबकि आपका एक खास बयानिया भी है, उस बयानिया में कहीं तसादुम की एक हमें अच्छी खासी झलक भी नजर आती है। उस तसादुम की झलक को लेकर के आप कोई मार्का मार पाएंगे आगे चल के? देखिए, इस वक्त ना हमारी हुकूमतें हैं, ये बड़े आपने सही निशानदेही की, ना वफाकी हुकूमत है ना कहीं सूबाई हुकूमत है, मगर उसके बावजूद जो हमें वोट मिल रहा है ये PMLN की साबिक हुकूमतों की ना सिर्फ परफॉर्मेंस है बल्कि मियां नवाज शरीफ के बयानिए पर लोग मोहर लगा रहे हैं। लोग ये जानते हैं कि वो बहुत मुश्किल और बहुत भारी सच जो मियां नवाज शरीफ ने बोला है वही हकीकत है। सो मियां नवाज शरीफ की आदत पर और हमारे बयानिए और हमारी परफॉर्मेंस, और इसके साथ एक चीज जो अटैच हुई है वो बैड परफॉर्मेंस है हुक्मरानों की। और वो आप डस्का में देख लें,
जहां टर्नआउट ज्यादा रहा है वहां इनका क्या हशर हुआ, वजीराबाद में क्या हशर हुआ, इनका हशर जो है वो नौशहरा में क्या हुआ, इनका सिंध बलोचिस्तान में क्या हुआ, और इनका अभी एक और खुशाब में इलेक्शन है चंद दिन बाद, वहां देखिएगा क्या हशर होता है। देखिए बैड परफॉर्मेंस जो है वो तो तबाही है। और आप यकीन करें अभी तो हुकूमतों में है, मैं अभी आपको एक वीडियो भेजता हूं जो कि कराची के इनके उम्मीदवार के साथ लोग ट्रीट क्या करते हैं। जब हुकूमत नहीं होगी यकीन करें इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, ये इस काबिल नहीं होंगे कि गली मोहल्लों में जाके वोट मांग सके। महंगाई ने, बेरोजगारी ने इन लोगों की अब बस कर दी है। अच्छा मैं ये सवाल फारूक हबीब साहब के पास लेकर चलता हूं। फारूक साहब, ये वर्दगी है जिसके बारे में कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने कहा कि उनको अपनी कारकर्दगी पर फख्र है। सर, इस कारकर्दगी पर तो अवाम भरोसा नहीं कर रही है और आपको पै दर पै शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि फैसल वावडा बताते खुद भी इसकी वजह है अगर आप ये हल्का हार जाते हैं। मैंने आपको लोगों के शॉर्ट सुनवाए, उनके क्लिप्स सुनवाए, वो कह रहे जी फैसल वावडा कौन, फैसल वावडा वो तो नजर ही नहीं आते थे यहाँ पे। आपके साबिक उम्मीदवार जो साबिक यहाँ के नुमाइंदे थे, अवामी नुमाइंदे, उनकी यूं कह लें कि नाअहली कह लें उनको, उनकी अदम तवज्जो कह लें, उसकी वजह से आप शायद इलेक्शन ये हार जाएं। देखिए बात यह है कि मौजूदा तौर के ऊपर तो फैसल वावडा जो है वो उम्मीदवार नहीं है, और अच्छी बात है अवाम के अंदर। मैं समझता हूँ कि अवाम को अपना राय देने का राइट है, अपना हक मौजूद है। और अभी तो हमारे उम्मीदवार जो है वो वहाँ पर हमारे यूथ के रहनुमा थे, हमारी पार्टी के पुराने वर्कर हैं, उनको पार्टी ने टिकट दिया। और जिस तरीके से आपको पता है कि नून लीग के मिर्जा इस्माइल साहब, वहाँ पर आपने देखा कि मिर्जा फ्री टाफियाँ भी चलती नहीं है, मिर्जा फ्री बिरयानी भी चलती रही है, और बेशुमार काम हुआ। यहाँ पर उनकी अपनी दो जो है वो इंडस्ट्रीज भी है, मिल्स भी है, जहाँ पर उनके पास हजारों मजदूर वहाँ पर काम करते हैं, और दीगर भी वसाइल का उन्होंने काफी वहाँ पर इस्तेमाल किया। जहाँ तक रहेगी बात हुकूमत के हवाले से, तो वफाकी हुकूमत का जब दूसरे सूबे में हुकूमत ना हो तो उसकी क्या अमलदारी हो सकती है? ना वहाँ पर जो है वो अफसरान को तब्दील कर सकते हैं, ना वहाँ पर आप कोई प्रेजाइडिंग अफसरों को तब्दील कर सकते हैं। इंतजामी जिम्मेदारियां और तकरीबन जो डेवलपमेंट के मामला भी हैं, रोजमर्रा के जो मामला भी हैं, वो भी सूबाई हुकूमत के साथ जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। और तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत तो हमेशा कराची की नहीं, मसला यही है ना, मसला यही है कि आपके पास जब ये इख्तियार नहीं था तो वही तो मैंने अवाम को सुनाया। अभी आपने इतने वादे क्यों किए, फिर आपने इतने दावे क्यों किए? ये सब दावे आपने अवाम से कर दिए, अब वो आप पूरे ना कर पाए उसके लिए ये उज़र पेश करें। अवाम तो उज़र को नहीं मान रही, वो तो फिर वोट किसी और के बैलेट में जाके जो है वो डाल रही है। वादों का मामला नहीं है। तहरीक-ए-इंसाफ को तो 14 सीटें जो है वो आम इंतखाबात के अंदर कौमी असम्बली की जो है वो हम जीते थे, और 30 के करीब सीट जो है वो हम कराची से हमें सूबाई असम्बली की भी मिली है। तो ये तो कोई ऐसा मामला नहीं है, और ऐसी बात भी नहीं है कि PMLN का कोई कराची के अंदर वोट बैंक है या सिंध के अंदर वोट बैंक है। बुरे हालात हैं इनके, आप देखें कि इनको सिंध के अंदर उम्मीदवार भी नहीं मिलता, बल्कि एक रीजनल पार्टी बन चुकी है। यहाँ पर जो सूरत हाल है, मैंने आपको कहा कि हर इलाके की लोगों की वोट देने के डिफरेंट अंदाज होता है, डिफरेंट सूरत हाल होती है, और बाज़ औक़ात उसके अंदर कोई ना कोई करंट सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर हमारे उम्मीदवार ने जो अपनी कैंपेन चलाई है, मासेस तक पहुंचा, आवाम तक पहुंचा, उनको मोबिलाइज किया, और अब जो नताइज सामने आएंगे उसके बाद उसके ऊपर बात हम मजीद कर सकते हैं कि उसकी क्या वजूहात है। लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ का जो वोट है वो आने वाले जो अगले पोलिंग स्टेशन नजर आएंगे उसके अंदर आपको बेहतरीन नजर आएगा। ठीक है, ठीक है साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। वो कह रहे हैं जी आपका तो कोई वैसे भी कोई खास इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है नहीं, वो तो पहले 14 सीटें जीत चुके हुए हैं वहां से, और एक बड़ी ऑपोजिशन बन के सूबाई असम्बली के अंदर ये लोग उभरे हैं पिछले इलेक्शंस में। अब एक आधी सीट जीत लेने से कोई इतना बड़ा जो है वो तुरम खां नहीं बन जाता। मतलब आपको नहीं लगता कि ये आपको जो चंद एक जो विक्ट्रीज मिली है ये आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर देंगी? देखिए अली हैदर साहब, अगर तो इनकी सोच सियासी है, अगर तो ये हकीकत और ऑन ग्राउंड चीजों को देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड कौन सेट कर रही है अगले इलेक्शन के लिए। अभी तो जी लोगों को बड़े काम है इनसे, अभी तो इनके 2 साल अगर देखा जाए तो एक तरह से पड़े हैं, 2-2.25 साल, और उसमें लोग डरते भी हैं, घबराते भी हैं, लोगों ने काम भी लेने होते हैं। अब कराची में
ये बिजली गैस और इनके जो प्रोजेक्ट्स पानी के पाइप तक और जो सड़कें बनाई गई इलेक्शन के अंदर, हमने कंप्लेंट की इलेक्शन कमीशन को कि ये वफाकी हुकूमत के फंड से बनाते रहे, एहसास काट उसका वहां ड्रामा करते रहे। सो बात यह है कि इनके पास वसाइल और अभी भी बहुत कुछ हाथ में है। और अभी तो लोग, मैं आपको बता रहा हूं, लोगों ने बैलेट बॉक्स के अंदर इजहार किया है जिस दिन ये निकलेंगे हुकूमत से, ये गली मोहल्ले में वोट नहीं मांग सकेंगे। अली हैदर साहब, ये मेरी बात रिकॉर्ड पर आप इस वक्त रख लें और इसको आप चलाएंगे किसी वक्त। लोगों को बहुत गमो गुस्सा है। मैंने कराची के इनके जो उम्मीदवार हैं उनके साथ लोगों ने क्या किया, मैंने आपके प्रोड्यूसर को वीडियो भी भेजी है। ये हालिया अभी ये जो उम्मीदवार है, अभी मैं चलाऊंगा वो ये है कि अगर ये समझते हैं कि अभी भी इनको ये जो 6वां 7वां नंबर है, ये अली हैदर साहब, आप एक अच्छे, ये सिर्फ इतना, अगर ये तसल्ली में रहना चाहते हैं तो फिर इस तरह कर लें। आखिरी नंबर पे उम्मीदवार है, ये कहें कि हमारे उम्मीदवार ने सबको आगे लगाया हुआ है, यानी फिर इस तरह अपने आप को तसल्ली दे ले, हालांकि ये आखिरी नंबर पे है। सो ये कारकर्दगी है, ये लोगों का इजहार है। डस्का में 2 दफा हारे, वजीराबाद हारे, नुशहरा हारे, कोयटा हारे, सिंध हारे, कराची में जहां हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड होम ग्राउंड नहीं है वहां हमने इनके छक्के छुड़ा दिए। ये नवाज शरीफ का बयानिया, नवाज शरीफ की सियासत और PMLN की परफॉर्मेंस बोल रही है। ठीक, तलाश भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फरूक अभी ने वक्त दिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फा नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं, वक्फे के बाद अगर वो वीडियो रेडी हुई जो तलाश भाई साहब कह रहे थे, अगर तो वीडियो तैयार हुई तो मैं आपको दिखा भी दूंगा वो कि क्या हो रहा है उस वक्त। जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनके साथ आवाम क्या कर रही है, उनका दावा है। वीडियो भी मैंने देखी नहीं, वो आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसके बाद नाज़रीन अपोजिशन इत्तेहाद के अंदर एक नई उमंग, एक नई ताकत, एक नई जान डालने की कोशिश की जा रही है। PDM की बात कर रहा हूँ, कैसे, ये वक्फे के बाद बताऊंगा। नाज़रीन, कौमी मंजरनामे पर अपोजिशन इत्तेहाद नई करवट लेता नजर आ रहा है। अवाम को सड़कों पर लाने के लिए नई हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। शोकॉज नोटिस और बाप के ताने देने के बाद अब अचानक PDM में पीपल्स पार्टी की वापसी की कोशिशें सुनाई दी जा रही हैं, सरगोशियां सुनाई दी जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि लड़ाई खेलने के बाद अपोजिशन इत्तेहाद सुलह सफाई की तरफ बढ़ने लगा है। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से दावा सामने आया है कि पीपल्स पार्टी दोबारा से PDM का हिस्सा बनना चाहती है। आज इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के लिए इत्तेहाद के दरवाजे खुले हैं। अभी तक ANP और पीपल्स पार्टी के इस्तीफे मंजूर नहीं किए। पीपल्स पार्टी PDM में वापसी की ख्वाहिशमंद है, लेकिन हमने जो वजाहत तलब की थी वो दे दें तो मामलात आगे चल पड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का बयान खासा मानी खेज है। इस बयान से सवाल पैदा हो रहा है कि क्या अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ नई तहरीक के लिए दोबारा से सफबंदियां कर रही है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया था कि रमजान के बाद अपोजिशन ज्यादा ताकत के साथ मैदान में आएगी। दिन गुजर जाएंगे रमजान मुबारक के, उसकी तरह अगला माहौल आएगा और हम अभी ऐलान करते हैं कि हम मैदान में थे, मैदान में हैं और मैदान में इंशाअल्लाह पहले से बेहतर ताकत के साथ इंशाअल्लाह हमें मैदान में देखेंगे इंशाअल्लाह। जब हम बिल्कुल तन्हा थे तब भी पूरे मुल्क की सियासत पर हम छाए हुए थे, और अभी अगर कोई इक्का दुक्का इधर उधर होता है तो परवाह न कीजिए, कोई मेयार नहीं हमारे। आज की गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने दोनों बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी से शिकवा भी किया। उनका कहना था कि अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस्तीफों पर तैयार नहीं है। अपोजिशन जमातों ने मेरा असम्बलियों से हल्फ ना लेने का मुतालबा ना मानकर अपना नुकसान किया। अगर अपोजिशन अरकान कुछ अरसे हल्फ ना उठाते तो मामलात की नौयत कुछ और हो सकती थी। इस बयान से वाज़ेह हो रहा है कि पीपल्स पार्टी के बाद अब मुस्लिम लीग नून भी इस्तीफे देने के हवाले से पीछे हट चुकी है। ये सूरत हाल खासी हैरान कुन है, क्योंकि इस्तीफों से इनकार और शोकॉज नोटिस ही की वजह से तो PDM इत्तेहाद में फूट पड़ी थी। पीपल्स पार्टी और ANP को ताने दिए जा रहे थे। खास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक जंग किसी कैफियत थी। एक दूसरे को सिलेक्टेड और ताबेदारी के ताने दिए जा रहे थे। हत्ता कि मौलाना फजलुर रहमान के बाप को बाप बनाने के बयान पर पीपल्स पार्टी को सीख पा कर दिया गया। ऐसा लग रहा था कि पीपल्स पार्टी और PDM के रास्ते जुदा हो चुके हैं।
हमें तवक्को ही नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे। मुझे अफसोस इस बात पर कि उन्होंने पीडीएम से अलहदगी का बाकायदा ऐलान कर दिया। महसूस हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। बीबी मरियम को तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो भी जिस शख्सियत की साहबजादी है और जिसकी भतीजी है, उन्होंने कभी हमारा पेट फाड़ते हुए देर नहीं की। जो पूछा था कि हमें बताएं कि आपने ये हुकूमत से, एस्टेब्लिशमेंट से कोलैबोरेशन क्यों की है, जो हमने उनसे जवाब तलब किया था, तो मैं जो उन्होंने वो कागज फाड़ा है, मैं भी उनकी माफी के ऐसे ही देखता हूँ उनकी माफी को। जो सेटल्ड कानून है, जो सेटल्ड लॉ है, जिसपे सब इत्तेफाक राय है, उसके पॉइंट आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो और इल्जाम हम पे है कि हमने इत्तेफाक राय तोड़ा है। कौन सा इत्तेफाक राय तोड़ा है? नाज़रीन, इतना सब कुछ होने के बाद अब अचानक पीपल्स पार्टी के लिए पीडीएम का लहजा बदलने लगा है। सूरत हाल ये है कि पीडीएम तो अपने शोकॉज वाले नोटिस पर कायम है। मौलाना अब भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस वजाहत का जवाब दे दे तो बात आगे बढ़ सकती है। तो सवाल ये है कि इतनी रुसवाई समेटने के बाद, इतना सख्त बयानबाजी के बाद, अपनी इत्तेहादी जमातों की कड़ी तनकीद के बाद पीपल्स पार्टी क्यों दोबारा से पीडीएम का हिस्सा बनेगी? क्यों इन जमातों के साथ बैठने की ख्वाहिशमंद है जो पीपल्स पार्टी को ताने दे चुकी है? हम इस पर बात करेंगे। हमें पीपल्स पार्टी की मोहतरमा सेनेटर पलवशा खान साहबा ने ज्वाइन किया है, मगर उससे पहले हमने आपसे एक वादा किया था। वादा यह था, जो कि अभी तलाल चौधरी साहब ने दावा किया कि वो वीडियो भेज रहे हैं जिसमें पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं हल्का 249 के अमजद आफरीदी साहब, उनके साथ अवाम ने कुछ अजीब सा सलूक किया। उसकी वीडियो हमारे पास आ चुकी है और इस वक्त मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं। पहले वो वीडियो देख लें, फिर मैं सवाल जो है वो रखूंगा पलवशा साहबा के सामने। पलवशा साहबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा, ये वीडियो, इसका ताल्लुक आपके सवाल से तो नहीं है, लेकिन बन इसलिए गया कि अवाम तो जो है वो निकल आई है। अवाम तो जो है वो उन लोगों से जिन्होंने वादे किए थे, वादे पूरे नहीं किए, अवाम उनके खिलाफ निकल आई। आप कब निकल रहे हैं मुत्तहद होके, और क्या सदाकत है इस दावे में जो मौलाना ने किया कि पीपल्स पार्टी ख्वाहिश रखती है दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनने की? बहुत शुक्रिया। बात यह है कि अली हैदर साहब, ये ख्वाहिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस लिहाज से पहले दिन से थी कि तमाम अपोजिशन जो है वो इकट्ठी होकर एक प्लेटफॉर्म पर आए और वहाँ से जद्दोजहद हो। और इसके लिए जो, अब इसको एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन में कहूँगी जल्दी से, कि इसको जो है इस स्टेज तक पहुँचाने वाले हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब हैं। और उन्होंने खुद इन तमाम लोगों को जो तगोदो जितनी की इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, वो आपके सामने है। बल्कि आप लोग ही कहते थे कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि सब बैठे। अब मामलात अफसोसनाक तरीके से जहाँ तक पहुँचाए गए और पीपल्स पार्टी को कॉर्नर करने की कोशिश की गई, उसके नतीजे में जो हालात हुए वो कुछ अच्छे नहीं हुए। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि इससे इस इत्तेहाद को बहुत बड़ा धचका पहुंचा। लिहाजा इस पॉइंट पर हमने तो कोई ऐसी ख्वाहिश वहां तक नहीं पहुंचाई, लेकिन मुझे ये जरूर उम्मीद है कि खुद से मौलाना साहब को, जो कि एक बड़े इस मुल्क के इस वक्त सीनियर तरीन सियासतदान है, और मियाँ नवाज शरीफ को, उनको ये एहसास हुआ होगा कि पीपल्स पार्टी के बगैर इत्तेहाद जो है उसमें दम नहीं है, और अकेले जो है 1.5 ईंट की मस्जिद कोई भी खड़ी नहीं कर सकता। लिहाजा ये जो आप टोन की कुछ, आप इनकी शाइस्तगी और नरमी देख रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसा सोचा हो इन्होंने कि वो पीपल्स पार्टी को दावत दें, लेकिन अगर बाज़ाब्ता दावत आएगी। और है पलवशा साहबा, वो कह रहे हैं कि ये पेशकश उनकी तरफ से नहीं, ये ख्वाहिश आपने, इसका ख्वाहिश पीपल्स पार्टी ने इसका इजहार किया कि वो वापस आना चाहते हैं, और फिर उन्होंने कंडीशन भी लगाई है। अली हैदर साहब, अगर हमने ख्वाहिश करनी होती तो फिर उस वक्त हम इस्तीफे ना देते, हम इस मामले को लटका सकते थे। मतलब इस्तीफे दिए बगैर हम कुछ अरसा इसको ऐसे ही चलने दिया जा सकता था, लेकिन जब इस्तीफे दे दिए गए तो इसका मतलब है कि हमने भी जो है उस मामले से हाथ धो लिए, क्योंकि जिस किस्म की टोन कुछ लीडरान की थी, जिसमें ये मौलाना की तरफ से ऑफर है आपको, और लोग थे, वो इंतहाई तजलील पे मबनी थी। अब चूंकि मुल्क में ऐसे हालात हैं अली हैदर साहब, जिसमें मेरे ख्याल में मुझे भी ज़ेब नहीं देता कि मैं ये, हम अपने सियासी जो इख्तलाफात हैं, ख़ासतौर पर अपोजिशन के, उस पर मैं कहूँ, क्योंकि मुल्क में इस वक्त जो मामलात हैं वो बहुत ख़तरनाक हद की तक जो है, चाहे मईशत हो, चाहे सेहत हो, चाहे वबा हो, या आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, बहुत ख़तरनाक तरीके से एक जो है वो डिसेबल हो रहे। लिहाजा ये बात अपनी जगह हकीकत है कि जमातों को इकट्ठे होना चाहिए, लेकिन हमने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। अभी हमने कराची का इलेक्शन, अच्छा, ये बड़े आपने कैटेगोरिकली कह दिया है,
मौलाना का दावा पलवशा जी यहाँ पर रिफ्यूट हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है, आपने इसकी तरदीद कर दी। एक अब मुझे ये बताएं कि क्या उस साइड से, उस कैंप से जिसमें मौलाना भी शामिल है, मेरा सवाल पूरा सुन लीजिएगा, मैं ये कर रहा हूं कि क्या उनकी तरफ से कोई ऑफर आपको आई है कि जी वापस आ जाए? देखिए, इसका मुझे अभी तक इल्म नहीं है, और ये मैं आपसे, अगर आप मुझे पहले कहते तो मैं जरूर ये फ्रॉम द वेरी राइट क्वार्टर्स पूछ के आपको बताती, लेकिन मैं आपको अपने तजर्बे से, और आपकी अपनी एक सोच और नजरिया और नजर भी है, आपको खुद समझ आती है कि जब नरमी और शाइस्तगी पैदा हो जाती है इतने फ्रिक्शन के बाद, तो जाहिर है कोई ख्वाहिश होती है ना उसके पीछे। मैं आपको ये जरूर कह रही हूँ कि इनको समझ ये जरूर आई होगी, क्योंकि ये भी कोई कल के आए हुए सियासतदान तो नहीं है ना, ये इनको समझ आई होगी और इनको पता है कि किस तरीके से इतनी बड़ी पार्टीज का इत्तेहाद से निकल जाने के बाद उस इत्तेहाद की वो हैसियत नहीं रहती जो पहले थी, और अपने बलबूते पर एक हद तक आगे जाया जा सकता है। उससे आगे आपको मिल के लड़ना पड़ता है। इस मुल्क में जब भी कोई फायदा हुआ है ऑपोजिशन के इत्तेहादों के, चाहे ARDO, MRDO से पहले हो, वो तमाम जमातें जो है अपने तमाम तर अपने इख्तलाफात के बावजूद जब उसको उन्होंने अबूर किया और इकट्ठी रही, तब उनको फायदा हासिल हुआ। कोई एक जमात दावा नहीं कर सकती इस वक्त कि पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा है, ना कोई एक जमात, चाहे मौलाना साहब हो या मुस्लिम लीग नून हो, वो पूरे पाकिस्तान को जो है अपने पीछे निकाल सकती है। हाँ, अच्छा, ये एक खतरनाक ट्रेंड है। फर्ज करें अब अगर PDM की ही ख्वाहिश है, मौलाना की ही ख्वाहिश है, जिसकी वजह से लहजे में नरमी आ गई है और वापसी की ऑफर अगर आती है, तो वो किन बेसिस पर, किन बुनियादों पर पीपल्स पार्टी की वापसी होगी, किन शराइत पर होगी? ये डिस्कस तो हुआ होगा ना पार्टी के अंदर कि जनाब अगर फुला चीजें हो जाएं तो फिर हम वापस आ जाएंगे। ये तय हो गया है क्या? उसकी ब्रॉडर आउटलाइन जो थी वो बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया था। उन्होंने जो है एक बड़ी मुफस्सल स्टेटमेंट दी थी, आपको याद होगी। तो अगर बाहिमी आपस में जो है एक इज्जत का रिश्ता और जो एक जैसे इत्तेहाद में तमाम पार्टीज जो हैं वो एक जैसी होती हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई किसी को शो कॉज नहीं दे सकता, कोई किसी को इजहार वजूद नहीं दे सकता, और अपने लीडरान जो कि चाहते नहीं हैं कि ये इकट्ठे रहें, उनको जरूर रोकना पड़ेगा। उसके बाद देखें कि अगर कोई इस किस्म का आता है पैगाम, तो जाहिर है दुश्मनी तो किसी की हमारी उनसे नहीं है या किसी से भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि एक बड़ा इसमें मैं आपको ये आपके सवाल से जरा हट के, लेकिन ये जो अभी आपने वीडियो दिखाई या जो मामलात कुछ अर्सा पहले तक जो एहतजाज हो रहा था पाकिस्तान में कुछ दिनों पहले, जिस तहरीक पर इन्होंने बैन लगाया, आज उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है, लेकिन मामलात अगर आपने देखा कि लीडरलेस रहे और लोग खुद निकले, तो मामलात बहुत खतरनाक तरीके से किसी खून खराबे की तरफ जा सकते हैं। लिहाजा यही समझा जा रहा था और यही कहा जा रहा था कि जब तक लीडरान रहते हैं सामने, आगे रहते हैं अगली सफों में, तब तक पीछे कारकुन और आवाम भी जो है उस पर कुछ हद तक जो है कंट्रोल रख सकते हैं। लेकिन अगर ये हुआ जो कि कुछ दिन पहले हमने देखा हुआ है, किस तरीके से हुकूमत ने जो तरीका था इसको हैंडल करने का, और आज भी जो हम देख रहे हैं वो कि मुझे अफसोस है कि तहरीक इंसाफ के हों या किसी भी जो है कैंडिडेट के साथ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इस बात का जरूर एक ट्रेलर है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुझे ये बताइएगा, इस्तीफों वाली बात पर तो नून लीग भी पीछे हटती हुई नजर आ रही है, तो मेरा ख्याल है आपको एक कॉमन ग्राउंड मिल जाएगा वापसी का, क्योंकि आप भी इस्तीफा नहीं देना चाहते और अब शायद नून लीग का भी मूड नहीं है। सॉरी, आप दोबारा कहेंगे? मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस्तीफों वाली बात से नून लीग भी पीछे हटती हुई नजर आ रही है। मरियम साहबा ने कहा है कि अभी इनको 2-2.5 साल और खेलने देते हैं, तो यही एक वजह तनाज़े थी आपके और उनके दरमियान। नाउ दैट वी हैव फाउंड अ कॉमन ग्राउंड, मेरा ख्याल है अब आपकी वापसी के लिए एक मसला जो इस्तीफों का था वो तो हल हो गया। देखिए, ये बात हम उन्हें समझा रहे थे कि इस्तीफे देने से कुछ हासिल होने वाला नहीं, और आज भी उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, से पहले डस्का में लिया। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कल को इस्तीफे दे देंगे। बात ये कि अगर उन्हें बात समझ आ गई है तो ये बात ठीक है, लेकिन ये जो है कि हम 2.5 साल और इस निज़ाम को चलने दें, तो अगर हम और 2.5 साल इस निज़ाम को चलने दें तो इस मुल्क के गरीब और इस मुल्क के बल्कि अवाम जो है वो 2.5 साल नहीं निकालेंगे। इमरान खान तो निकाल लेगा, लेकिन इस मुल्क के अवाम 2.5 साल निकालते नजर नहीं आते, और इस मुल्क की सालमियत पर, इसकी मईशत पर बहुत खतरे जो हैं वो मंडलाते नजर आते हैं। आज हालत ये है कि कोई भी डिग्निटरी
फॉरेन डिग्निटरी वजीर आजम पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं है। कोई भी फॉरेन डिग्निटरी जो है वो इनको इस काबिल नहीं समझती और मामलात इनके हाथ से निकल चुके हैं। ये सिर्फ डी चौक तक के हुक्मरान हैं, जैसे बहादुर शाह जफर अपने वही लाल किले के इलाके का हुक्मरान रह गया था। लिहाजा इस मौके पर 2.5 साल देने वाली बात पे हम साथ नहीं हैं, लेकिन ये जरूर ठीक है कि अगर वो इस्तीफों से लगता है और उन्हें समझ भी आ गई, पीछे हट गए हैं, तो जद्दोजहद को दोबारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन बाहमी एहतराम और ये जो आपका है ये पॉइंट आ गया अमर शाह जी, वक्त चूंकि बहुत कम है, इस्तीफों वाली बात एक कॉमन ग्राउंड है बिटवीन यू एंड देन। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर परवश खान साहबा, आपकी कीमती वक्त है। एक वक्फा यहाँ पर लेंगे, वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि कोरोना के हवाले से कुछ नई पाबंदियों का, कुछ नए SOPs का ऐलान किया गया है, वो क्या है जिस पर आपको अमल करना पड़ेगा, और अफगानिस्तान के मामले पर अमेरिका पाकिस्तान को क्या धमकी दे रहा है, वो धमकी क्या है, आपको बताएंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, अमेरिका अफगानिस्तान से तो जा रहा है, लेकिन इसके इरादे क्या हैं? अमेरिका जाते जाते भी किस तरह से अपनी मौजूदगी बरकरार रखना चाहता है? इसके लिए पाकिस्तान से किस किरदार का तकाजा किया जा रहा है? और क्या पाकिस्तान माजी की तरह इस बार भी अमेरिकी मुतालिबात के आगे सर तस्लीम खम कर देगा? नाज़रीन, तो इससे पाक चीन ताल्लुकात पर क्या फर्क पड़ेगा अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो? और अमेरिका अगर जा ही रहा है तो पाकिस्तान के लिए तशवीश का इजहार क्यों कर रहा है? क्या इस तशवीश के पर्दे में अमेरिका के अपने भी मफादात हैं? एक तरफ अमेरिकी फौज के अहम कमांडर के बयान ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए, दूसरी जानिब अमेरिकी इनखला की खबरों के साथ साथ अफगानिस्तान में अमन अमल भी मुश्किलात का शिकार है। कभी मनफी और कभी मस्बत खबरें सामने आ रही हैं। तालिबान ने इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार किया, जिससे अमन अमल सबुताज होता नजर आया। लेकिन अब अफगान सदर ने तालिबान को बड़ी पेशकश कर दी है। अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा है कि तालिबान जंग खत्म करें तो इक्तदार में हिस्सा ले सकते हैं। अफगान सदर ने कहा कि अमन अमल में माजी के तल्ख तजुर्बात और दानिशमंदी से सबक सीखना चाहिए। क्या इस पेशकश को किसी बड़े ब्रेक थ्रू का पेश खैमा समझा जा सकता है? इन सब खबरों में अमेरिकी बयान किसी आने वाले तूफान की खबर दे रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल कीथ मैकेंजी ने भी कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के बाद दहशतगर्दों से पाकिस्तान को खतरा है। बुनियादी तौर पर अमेरिकी जनरल ने यह कहने की कोशिश की है कि अमेरिका के अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद अल-कायदा और दौलत इस्लामिया यानी दाइश अफगानिस्तान में फिर मुनज़्ज़म हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका एक बार फिर कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के साथ ऐसा मुआहदा हो जाए जिसके तहत इन ममालिक में अमेरिकी फौजी अड्डे बनाए जा सके, वहां फौज और तैयारे तैनात किए जा सके। अमेरिका ये सोच रहा है कि अफगानिस्तान में ना रहते हुए किसी तरह अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस जारी रखें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह ने वाज़े तो नहीं किया कि अमेरिका किस मुल्क के साथ मुआहदा कर सकता है, लेकिन माजी में पाकिस्तान अमेरिका को ड्रोन ऑपरेशंस के लिए अपनी बेसिस फराहम कर चुका है। इस माजी को देखते हुए यही कहा जा रहा है कि इस बार फिर अमेरिका पाकिस्तान से ही बेसिस देने का मुतालबा कर रहा है। ताहम सदर आरिफ अलवी कहते हैं पाकिस्तान अपनी बेसिस देने के लिए तैयार नहीं हो। सफीर जफर हिलाली के मुताबिक अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान से बेसिस का मुतालबा ही नहीं कर रहा बल्कि बाकायदा धमका भी रहा है। बेसिस ना देने की सूरत में अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने की भी धमकी दे दी है। अमेरिका इस मुल्क में बेसिस चाहता है और उन्होंने ये कह दिया है कि अगर बेसिस ना मिलेंगे तो सैंक्शंस होंगे, इतना इंडिकेट कर दिया है उन्होंने। और अगर आपको पता है पाकिस्तान की मईशत की क्या हालत है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर सैंक्शंस भी लग जाएं तो बहुत बुरा हालत होगा। तो नाज़रीन, एक दफा फिर क्या पाकिस्तान अमेरिका को अपनी बेसिस देने पर मजबूर हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो इससे पाक चीन ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा? और सवाल तो ये भी है कि अमेरिका को पाकिस्तान को धमकाने की जुर्रत कैसे हुई? पूछेंगे जनरल रिटायर्ड अमजद शैफ साहब। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये क्या वाकई होने जा रहा है? क्या अमेरिका पाकिस्तान से बेसिस का मुतालबा कर सकता है? गो के अभी नाम नहीं लिया गया, मगर इशारे जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ ही उठते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेहतरीन इंफॉर्मेशन जो मैंने इस चीज के ऊपर सारी इकट्ठी की, उसके तहत अमेरिका ने हमसे कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया, कोई मुतालबा नहीं किया। लेकिन अगर वो मुतालबा करे तो उस सूरत में ये मुतालबा माना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बार बार ये कहा कि हम किसी अमन प्रोसेस का जो हिस्सा बन सकते हैं, हम किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे।
तो बेसिस का मतलब ये है कि आप जंग का हिस्सा बन गए, क्योंकि वो बेसिस तो इसी वजह से है कि दोबारा आपने कोई एक्शन करना है अगर अफगानिस्तान में, तो बेसिस इस्तेमाल होंगे। तो पाकिस्तान को अपनी उस पॉलिसी पे एक तो फर्म रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऐसे इश्यूज इनको पार्लियामेंट में ले जाना चाहिए, और पार्लियामेंट जब इस पे डिबेट करती है और मुत्तफिक का, जिस तरह यमन में आपने कहा जी हम नहीं जाएंगे, तो कोई दुनिया में आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता। जिस तरह आपने अमेरिका से उस जमाने में कहा कि जब तक माफी नहीं मांगते हम इनको यहां से रास्ता नहीं देंगे, ये सलाला के वाक़े के बाद हुआ। बिल्कुल आपकी पार्लियामेंट का फैसला था। अमेरिका को भी मुझे आपने बड़ी अहम इंफॉर्मेशन दी है कि अभी तक तो ऐसा मुतालबा किया नहीं गया, लेकिन मैं आप ही से दोबारा इंफॉर्मेशन की बेस पे सवाल पूछूंगा। सर, मुतालबा किया नहीं गया, लेकिन पॉलिसी साजों के जो बयानात हैं, अमरीकी पॉलिसी साजों के, उनसे इशारा यही मिलता है कि वो पाकिस्तान से आज नहीं तो कल डिमांड करेंगे, क्योंकि खित्ते में स्ट्रेटेजिक वैल्यू पाकिस्तान की और पाकिस्तानी बेसिस की किसी और हमसाया मुल्क की नहीं है, अगर हमसाया मुल्क की वो बात कर रहे हैं। तो सर, आपको लगता है आइंदा आने वाले दिनों में, चंद दिनों में, ये मुतालबा कर दिया जाएगा? मेरा ख्याल है कि ये मुतालबा भारत से होगा। देखिए, पाकिस्तान एक पॉलिसी फॉलो कर रहा है जो रशिया, चाइना और ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके की जा रही है। लिहाजा इस पॉलिसी में वो गुंजाइश नहीं है कि हम उन तीनों की मर्जी के खिलाफ उठ के अपने बेसिस पकड़ा दें। फिर बड़ी सीधी सी बात है कि आज हम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, भारत पार्टनर है, और भारत के उनके साथ दो मायदे, एक तो उनका मायदा है लॉजिस्टिक सपोर्ट का, जिसमें एक दूसरे की फैसिलिटीज इस्तेमाल करने का एक मायदा मौजूद है। दूसरी तरफ यह है कि भारत इंडो पैसिफिक में उनके साथ क्वाड में शरीक हो चुका है और उनका एक इत्तेहादी बन चुका है। तो उनको अगर कोई बेसिस लेने हैं तो वो उनको वहां लेने चाहिए भारत में। और मेरा ख्याल है कि भारत में इस चीज की काफी परेशानी है कि ये बेसिस मांगे जाएंगे उनसे, क्योंकि अभी अमेरिका में इस किस्से में डिबेट वगैरह हो रही है, और मेरा ख्याल है कि जनरल मैकेंजी अपनी प्लान बना के सेनेट को हो सकता है बंद कमरे में ब्रीफिंग दें और फिर कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आए। तो इस वजह से वक्ती तौर पर तो यही लगता है कि अभी अमेरिका सोच रहा है, इस पर प्लानिंग कर रहा है। लेकिन वैसे भी पाकिस्तान को कबल इसके को कोई कहे, उनको मैसेज, पाकिस्तान को एक लाउड मैसेज दुनिया को दे देना चाहिए कि हम कोई बेसिस प्रोवाइड करने की पोजीशन में नहीं है। तो वो एक मैसेज पहले ही चला जाए, वो भी बेहतर है, और हमें देने नहीं चाहिए अभी, क्योंकि हमें पाकिस्तान के मुमकिन इनकार के बाद, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कल मेरे प्रोग्राम में जफर हिलाली साहब आए थे, उन्होंने कहा कि पाबंदियां भी लग सकती हैं, अमेरिका पाबंदियों की धमकी भी दे सकता है। क्या पॉसिबल है? आप तो आउटराइट बिल्कुल इस चीज को नेगेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान से शायद मुतालबा ही ना हो, लेकिन इन केस अगर होता है और हम इनकार करते हैं तो आपको लगता है पाबंदियां भी लग सकती हैं? देखिए, अगर अमेरिका पाकिस्तान से ये कहे कि हमें बेसिस आप दे दें, और पाकिस्तान ये अपनी पार्लियामेंट के जरिए अगर ये इनकार कर दे, तो पाबंदियों का सवाल नहीं पैदा होता। उसकी एक वजह है, जब पहले पाकिस्तान से उन्होंने कहा था कि जनाब हमें बेसिस दें क्योंकि अफगानिस्तान में हमने करना है, तो उस वक्त एक यूनाइटेड नेशन की करारदाद मौजूद थी जिसमें कि यूनाइटेड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, वक्त चूंकि बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास के बाद NCOC ने कोरोना वायरस के हवाले से नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कॉपी पेंसिल ले लें और नोट कर लें नाज़रीन। NCOC ने 8 मई तक 16 मई तक घर रहो महफूज रहो गाइडलाइंस के तहत फैसला किया है कि ईद उल फितर पर तातीलात 10 से 15 मई तक होंगी। 8 से 16 मई तक चांद रात बाजारों, मेहंदी, ज्वेलरी, कपड़ों के स्टॉल्स पर पाबंदी होगी। तफरीही मकामात, पब्लिक पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, जबकि 1 मई यौम अली, शब कद्र, एतकाफ और जुमअतुल विदा के मौका पर गाइडलाइंस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। तफरीही मकामात और इनके गिर्द मौजूद होटल भी बंद रहेंगे, तहम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के शहरी घरों को वापस जा सकेंगे। नई हिदायत के तहत निजी गाड़ियों, रिक्शों, टैक्सियों और को 50% सवारियों के साथ इजाज़त होगी। बदन सूबाई, इंटरसिटी और इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद रहेगी, पाबंदी होगी। 7 मई से इजाफी ट्रेनें चलाई जाएंगी। 8 मई से 16 मई तक घर रहो महफूज रहो की हिकमत अमली के तहत तमाम मार्केट्स, दुकानें, कारोबार बंद रहेंगे। अलबत्ता ग्रोसरी स्टोर, फार्मेसी वो खुले रहेंगे, जबकि ईद के दिनों में बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब NCOC के वबा फैलने के आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 151 अफराद चल बसे।
5,480 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 17,660 हो गई है। तो ये अहम वो इन्फॉर्मेशन थी नाज़रीन जो हमने आप तक पहुंचाई। प्रोग्राम के वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।